स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर छोटे छोटे राज्यों में विखंडित जर्मनी कैसे एक हुआ, कैसे हुआ जर्मनी का एकीकरण। आज जो विश्व के मानचित्र पर जर्मनी दिखाई देता है वह 1870 के बाद अस्तित्व में आया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ जर्मनी का एकीकरण, इसमें किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा क्या रहे इसके एकीकरण के दौरान बाधक तत्व, सबको जानेंगे एक एक करके। हमारी कहानी का शुरुआत होता है जब नेपोलियन द्वारा जर्मनी पर अधिकार कर लिया जाता है। जब नेपोलियन जर्मनी पहुंचा तो उस समय जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने इन छोटे छोटे राज्यों को 39 राज्यों में परिवर्तित करके एक संघीय व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे राइन संघ का नाम दिया। नेपोलियन ने जर्मनी के आर्थिक और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का भी कार्य किया। उसने संपूर्ण जर्मनी में एक समान कानून लागू करने का प्रयास किया। साथ ही कुलीन वर्ग और पादरियों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त करने का प्रयास किया, जिससे जर्मनी में समानता को बढ़ावा मिला। नेपोलियन द्वारा किए जा रहे इन कार्यों के पीछे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जिम्मेवार थे। जाहिर है कि उसने स्वतंत्रता का हनन किया, लेकिन जहां जहां वो गया वहां वहां उसने समानता, बंधुत्व आदि फ्रांसीसी आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय नेपोलियन यूरोप के कई देशों में सैन्य कार्रवाई कर रहा था, जिससे वहां के पादरी, कुलीन वर्ग तथा राजा भयभीत हो चुके थे। यह स्पष्ट है कि नेपोलियन की सेना क्रांति के आदर्शवादी नारों के साथ किसी देश में प्रवेश करती थी, परंतु नेपोलियन द्वारा क्रांति के आदर्शों का हनन भी किया जाता था। जैसे विजित देशों में अपने संबंधियों को प्रशासक बनाकर स्थापित किया जाना क्रांति के आदर्शों का हनन था। धीरे धीरे यूरोपीय देशों का नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट बनने लगा। नेपोलियन द्वारा चलाए गए महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण ब्रिटेन भी फ्रांस का शत्रु बन चुका था और अंततः 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। एक तरफ फ्रांस की सेना थी तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा जर्मनी का एक राज्य था। ऐसा समझ लीजिए कि वो जर्मनी का एकमात्र शक्तिशाली राज्य था। आगे चलकर प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होगा, तो प्रसा पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया, जहां पर उसकी 52 वर्ष की आयु में 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के देखरेख में वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा यूरोपीय मानचित्र में जो परिवर्तन किया गया था तथा जो भी व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही थी, उनमें जो भी परिवर्तन हुए थे, उन सभी को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। वियना व्यवस्था द्वारा जर्मनी को बांटकर रखने का प्रयास किया गया, परंतु यह संभव नहीं था कि फिर से जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। इसलिए इन राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बना करके इसकी प्रधानता ऑस्ट्रिया को सौंप दी गई। यह तो हो गया जर्मनी के एकीकरण का बैकग्राउंड, जिसमें हमने जाना कि कैसे नेपोलियन द्वारा छोटे छोटे जर्मन राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है, जिसे राइन संघ के नाम से जाना जाता है। परंतु जैसा कि हमने जाना कि वाटरलू की लड़ाई के बाद वियना व्यवस्था के द्वारा फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इस वियना व्यवस्था के द्वारा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अब हम आगे जर्मनी के एकीकरण को 2 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे।
एक में हम जानेंगे कि औद्योगिक विकास ने कैसे जर्मनी के एकीकरण में सहायता दिया तथा वहाँ के दार्शनिकों का क्या सहयोग रहा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिस्मार्क की नीति क्या रही जर्मनी को एकीकृत करने में। औद्योगिक विकास में जोल्वेरीन तथा कोयला एवं लोहा की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रसा के नेतृत्व में 1819 में जोल्वेरीन यानी चुंगी संघ की स्थापना की जाती है। इस व्यवस्था के तहत सदस्य राज्य यानी जो इस जोल्वेरीन संघ के हिस्सा थे वे एक दूसरे के राज्यों के बीच सामग्रियों का आयात और निर्यात बिना कर दिए कर सकते थे। इसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जोल्वेरीन संघ का नेतृत्व प्रसा कर रहा था, इसलिए राजनीतिक एकीकरण की भूमिका प्रसा के नेतृत्व में तैयार होने लगी। औद्योगिक विकास में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो था लोहा एवं कोयला। इस समय रेलवे लाइनों के विस्तार ने भी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के प्रमुख शहरों को रेल लाइनों के द्वारा जोड़ा गया। इससे जर्मनी की भौगोलिक एकता की भावना को बल मिला, क्योंकि अब लोग जर्मनी के एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते थे। तो इससे लोगों में आपसी संबंध बढ़े तथा इससे बंधुत्व का प्रचार प्रसार हुआ, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम जर्मनी के एकीकरण में दार्शनिकों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से जर्मनी की जनता पहले ही अवगत हो चुकी थी। जर्मन जनता को जर्मन दार्शनिकों ने भी काफी प्रभावित किया, जैसे हीगल, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, नोवलिस आदि का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जनमानस में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र गौरव की भावना का प्रसार किया। अब आइए हम बात करते हैं बिस्मार्क और उसके लौह एवं रक्त की नीति के बारे में, जिसने जर्मनी को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या यूं कहें कि सर्वाधिक भूमिका निभाई। जैसा कि हम जानते हैं कि वियना व्यवस्था के द्वारा जर्मनी को पुनः छोटे छोटे राज्यों में बांटने का प्रयास किया गया। इस दौरान उस पर बाहरी देशों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। जैसे उत्तरी जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। बिस्मार्क का मानना था कि बिना बाह्य शक्तियों को पराजित किए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए वह ऑस्ट्रिया से युद्ध करना चाहता था। 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था और उसका मानना था कि यह सब युद्ध के द्वारा ही हो सकता है। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर किए बिना एकीकृत जर्मनी की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। इसलिए वह ऑस्ट्रिया से सीधे तौर पर युद्ध करना चाहता था। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध तो चाहता था, लेकिन वह इसके लिए किसी अच्छे परिस्थिति का इंतजार कर रहा था। इससे पहले वह अपने सैन्य शक्ति को आजमा लेना चाहता था, ताकि ऑस्ट्रिया को किसी भी प्रकार का कोई मौका ना दिया जा सके। इसका अवसर उसे तब मिला जब डेनमार्क के राजा स्लेस्विग और होल्स्टीन को डेनमार्क के अंदर विलय करने का प्रयत्न कर रहे थे। स्लेस्विग और होल्स्टीन पर डेनमार्क का प्रशासनिक नियंत्रण तो था, लेकिन इन पर डेनमार्क का अधिकार नहीं था। स्थितियां तब विकट हो गई जब डेनमार्क के राजा ने स्लेस्विग को डेनमार्क के अधीन तथा होल्स्टीन को डेनमार्क से बांधने का प्रयास किया। इसका विरोध जर्मन राज्यों ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने भी किया। बिस्मार्क सीधे तौर पर डेनमार्क से युद्ध न करके ऑस्ट्रिया से एक संधि किया। ऑस्ट्रिया तथा प्रसा ने संयुक्त रूप से डेनमार्क को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भाई साहब, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। परंतु डेनमार्क के तरफ से इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया और अंततः प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया
इस युद्ध में ऑस्ट्रिया तथा प्रसा की विजय हुई, परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क उतना बड़ा बाधा नहीं था। सबसे बड़े बाधा थे ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस। बिस्मार्क यह जानता था कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध आगे चलकर होना ही है। जब डेनमार्क की पराजय हुई तब स्लेस्विग तथा होल्स्टीन पर किसका आधिपत्य हो, इसको लेकर प्रसा तथा ऑस्ट्रिया में विवाद हो गया। यह विवाद काफी दिनों तक चलता रहा। अंततः 1865 में प्रसा तथा ऑस्ट्रिया के बीच गेस्टाइन नामक संधि की गई और यह तय किया गया कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रहेगा तथा स्लेस्विग प्रसा के नियंत्रण में रहेगा। इसमें बिस्मार्क की कूटनीति थी, क्योंकि होल्स्टीन में जर्मन जाति के लोगों की संख्या बहुसंख्यक में थी तथा स्लेस्विग में डेन्स एवं जर्मन लोगों की मिक्स जनसंख्या थी। साथ ही होल्स्टीन का क्षेत्र प्रसा के सीमा से लगता था। इन परिस्थितियों में बिस्मार्क जब भी चाहता वह होल्स्टीन में विद्रोह करा के उसे प्रसा में मिला सकता था। गेस्टाइन के संधि द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध होने की संभावना छोड़ रखी थी और अंततः वो घड़ी भी आ गई जब स्लेस्विग और होल्स्टीन के युद्धों को लेकर ऑस्ट्रिया तथा प्रसा में तनाव हो गया और 1866 में यह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्व ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करने के लिए अनेक यूरोपीय देशों से संधियां की। इस दौरान उसने रूस, फ्रांस तथा पिडमोन सार्डिनिया से अलग अलग संधियां की। पिडमोन सार्डिनिया इटली का एक राज्य था। बिस्मार्क ने पिडमोन सार्डिनिया से यह संधि की कि जब प्रसा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा तब पिडमोन सार्डिनिया वेनेशिया के हिस्से को आज़ाद करा लेगा। वेनेशिया के हिस्से पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इस तरह से ऑस्ट्रिया को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक तो प्रसा से तथा दूसरा पिडमोन सार्डिनिया से। दूसरी ओर उसने फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से यह समझौता किया कि ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध के दौरान फ्रांस तटस्थ रहे। इससे फ्रांस को आगे चलकर काफ़ी हानि हुई, क्योंकि ऑस्ट्रिया के बाद आगे प्रसा का युद्ध फ्रांस से हुआ। फ्रांस को यह लग रहा था कि ऑस्ट्रिया तथा प्रसा युद्ध के बाद ये दोनों राज्य कमजोर हो जाएंगे, जिससे फ्रांस को मजबूती प्रदान होगी। परंतु नेपोलियन तृतीय इन परिस्थितियों को समझने में असफल रहा। अंततः दोनों के बीच में 1866 में सेडेवा का युद्ध हुआ। इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध 7 सप्ताह तक चला था। उस समय ऑस्ट्रिया की सैन्य शक्ति कमजोर थी तथा उसे 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक पिडमोन सार्डिनिया के खिलाफ तथा दूसरा प्रसा के खिलाफ। इसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से पराजय हुई। प्रसा के विजय के पश्चात प्रसा का राजा विलियम प्रथम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बिस्मार्क, जो कि एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था, उसने समझाया, राजा जी जरा सब्र कीजिए, हमें ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें फ्रांस से भी लड़ना है। ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के पीछे एक कारण ये भी था कि आगे चलकर जब प्रसा फ्रांस से युद्ध करेगा तब ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रिया कहीं फ्रांस के साथ जाकर मिल जाए। इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया तथा यह निश्चित किया कि आगे के युद्धों में ऑस्ट्रिया तटस्थ रहेगा। चूंकि ऑस्ट्रिया की पराजय हो चुकी थी, इसलिए उत्तरी जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो गया तथा प्रसा के अधीन उत्तरी जर्मन राज्यों का एकीकरण सुनिश्चित हुआ। अब बारी था दक्षिणी जर्मन राज्यों के एकीकरण का, और इसमें फ्रांस एक बहुत बड़ा बाधा था। इसका समाधान हुआ 1870 में हुए सेडान के युद्ध के द्वारा।
फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान भी बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लिया। इस दौरान उसने रूस, इटली तथा ऑस्ट्रिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसी बीच स्पेन के राज सिंहासन के प्रश्न ने दोनों शक्तियों के बीच युद्ध प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। 1868 में स्पेन की जनता द्वारा महारानी इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर होहेनजोलर्न वंश के राजकुमार लियोपोल्ड को नियुक्त करने की बात तय की गई। लियोपोल्ड प्रसा के सम्राट का संबंधी था, इसलिए नेपोलियन तृतीय द्वारा इसका विरोध किया गया और वह चाहता था कि प्रसा के सम्राट यह वचन दे कि स्पेन की गद्दी के लिए होहेनजोलर्न वंश के द्वारा गद्दी का दावा नहीं किया जाएगा। इन सब को लेकर प्रसा के सम्राट तथा फ्रांस के राजदूत के बीच में एम्स नामक स्थान पर वार्ता हुई। प्रसा के सम्राट ने तार के माध्यम से इस वार्ता का संक्षिप्त विवरण बिस्मार्क को भेज दिया। बिस्मार्क द्वारा इस वार्ता को समाचार पत्रों में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश भर गया। फ्रांस में यह अफवाह फैल गई कि प्रसा के सम्राट द्वारा फ्रांस के राजदूत का अपमान किया गया है तथा प्रसा में यह अफवाह फैल गई कि फ्रांस के राजदूत के द्वारा प्रसा के सम्राट का अपमान किया गया है। दोनों देशों के जनता के बीच राष्ट्रीयता की भावना परवान चढ़ने लगी और अंततः 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ। सेडान के युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई तथा वर्साई के महल में प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ